नमस्कार, 80 खबर 80 जिला देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। लॉकडाउन में सीएम शिवराज सिंह चौहान हाईटेक हो गए हैं। सीएम ने अब तक 81 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है और लॉकडाउन में सीएम शिवराज ने 149 घंटे संवाद भी किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। 23 मार्च से आज तक ट्विटर पर 58, फेसबुक पर 108 से ज्यादा वीडियो पोस्ट किए हैं। वहीं 22 लाइव इवेंट के जरिए जनता से सीधा संवाद भी किया है और हर रोज 13 लाख इंप्रेशन फेसबुक हैंडल पर मिले हैं। ट्विटर पर 23 लाख से ज्यादा इंप्रेशन मिले और फेसबुक पर करीब 8 करोड़ रीच हुई है। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, लॉकडाउन में स्वाभाविक था कि आप लोगों से संपर्क नहीं कर पाते या, लेकिन इस मौके का बेहतर तरीके से विकल्प ढूंढा, विकल्प निकाला शिवराज सिंह चौहान ने और खुद हाईटेक हो गए और इसी के जरिए प्रदेश की जनता के जरिए, लोगों के जरिए, मंत्रिमंडल के जरिए चर्चाएं की, वीसी की। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है प्रशांत। जब से लॉकडाउन लागू हुआ उसके बाद से ही लगभग हर चीज थम गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके में भी जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है उसका या फिर जो तकनीक का इस्तेमाल है उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं हाईटेक से हाईटेक चले गए। कहा है जो निकल के सामने आया है उसके तहत 23 तारीख को यानी कि 23 मार्च को जब से शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री की शपथ ली और उसके बाद से लेके अब तक वो करीब 81 जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो कर चुके हैं और इस दौरान उन्होंने करीब 150 घंटे का जो संवाद है लोगों से, अधिकारियों से, अलग अलग वर्ग के जो सामाजिक संगठन है, जर्नलिस्ट हैं, उन सबसे किया है। तो इस समय का उन्होंने कहीं ना कहीं सदुपयोग करने की कोशिश की है, क्योंकि ये बात तय थी कि सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना बैठ के नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल, तकनीक का सहारा लेते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की, जनता से संवाद किया और सोशल मीडिया पर भी खासे एक्टिव शिवराज सिंह चौहान इस दौरान नजर आए हैं। शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त एक और अहम खबर, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के नए कुलपति की नियुक्ति हो गई है। जनसंचार विभाग के प्रोफेसर संजय द्विवेदी प्रभारी कुलपति बने हैं। नए कुलपति के चयन होने तक के लिए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बड़ी खबर एमसीयू से है। माखनलाल विश्वविद्यालय के नए कुलपति की नियुक्ति हुई है। जनसंचार विभाग के प्रोफेसर संजय द्विवेदी प्रभारी कुलपति बने हैं और नए कुलपति के चयन होने तक उनके पास ये जिम्मेदारी रहेगी। हालांकि इससे पहले जब पी नरहरि को जिम्मा दिया गया था और अब प्रोफेसर संजय द्विवेदी प्रभारी कुलपति बन गए हैं। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। रंजना, पी नरहरि, स्वाभाविक है कि वो पत्रकारिता से नहीं जुड़े थे, शिक्षण संस्थानों से शायद उनका वो नाता ना रहा हो, लेकिन अब भले ही प्रभारी के तौर पर लेकिन एक कुलपति के तौर पर नियुक्ति हो गई है प्रोफेसर संजय द्विवेदी की। जी प्रशांत, बिल्कुल प्रोफेसर संजय द्विवेदी की नियुक्ति हुई है। कुल सचिव का भी अतिरिक्त प्रभार उनको दिया गया है, कुलपति की भी जिम्मेदारी दी गई है जब तक कि कोई नया कुलपति विश्वविद्यालय को नहीं मिल जाता है। और पिछले कुछ दिनों से लगातार जो फेरबदल है वो एमसीयू में देखने को मिले थे, क्योंकि वहां पे जो कुलपति थे दीपक तिवारी, उनको हटाया गया था, उनका इस्तीफा लिया गया था और फिर उसके बाद अब ये जो कमान है संजय द्विवेदी को सौंपी गई है। और बहुत कम समय का कार्यकाल अगर कहें दीपक तिवारी का वो रहा था और जो उठापटक अगर कहें एमसीयू में वो भी कम नहीं रही, क्योंकि जो संजय द्विवेदी हैं वो भी कांग्रेस सरकार में से पहले वहां पे एचओडी हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस सरकार में जब दीपक तिवारी को कमान सौंपी गई तो इनको एचओडी से हटाकर सिर्फ ये प्रोफेसर बस रह गए थे। ऐसे में अब दोबारा इनको जिम्मेदारी दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे जो फेरबदल हैं, जब सरकारें बदलती हैं तो ऐसे फेरबदल देखने को मिलते हैं। प्रशांत। रंजना, आप उठापटक का जिक्र कर रही हैं, सियासत का भी आप जिक्र कर रही हैं। जगदीश उपासने को हटाया गया जब कांग्रेस की सरकार आई, इसके बाद दीपक तिवारी आए, सरकार बदली, दीपक तिवारी को हटाया गया और अब प्रभारी जिम्मेदारी संजय द्विवेदी को दी गई है। अब चयन प्रक्रिया के बारे में कुछ तस्वीर साफ हुई है? आगे कब तक ये नियुक्ति हो जाएगी नए सिरे से? कोई समय, मियाद, कोई टाइम?
जी प्रशांत, अभी समय तो निर्धारित नहीं हुआ है कि कब तक होगी, लेकिन फिलहाल अगर जो कहें कि जो कुलपति का प्रभार तो अभी इनको सौंप दिया गया है, तो ऐसे में जो विश्वविद्यालय की जो जिम्मेदारियां हैं वो अब संजय द्विवेदी के कंधे पर हैं, यानी वो पूरी तरह से इसको निभाने के लिए तैयार भी हैं। लेकिन जैसे कि आपने जिक्र किया था कि जब जगदीश उपासने थे और जब कांग्रेस सरकार आई तो जगदीश उपासने को विश्वविद्यालय से कुलपति के पद से हटा दिया गया था। फिर सत्ता परिवर्तन हुआ और बीजेपी की सरकार आई और फिर दीपक तिवारी को हटा दिया गया था। ऐसे में कुछ दिनों से जो पद है वो पी नरहरि के पास भी था, लेकिन अब अतिरिक्त प्रभार कुलपति के साथ कुल सचिव का भी इनको सौंपा गया है। कुछ दिनों के बाद जैसे लॉकडाउन खत्म होता है उसके बाद शायद ये प्रक्रिया शुरू हो और फिर नया कुलपति मिले, लेकिन जब तक नया कुलपति नहीं मिलता है विश्वविद्यालय को, तब तक तमाम जिम्मेदारियां संजय द्विवेदी के जिम्मे ही रहेंगी और जो ऑनलाइन पढ़ाई है या फिर और भी जो दूसरे क्लासेस की जिम्मेदारी है वो भी अब संजय द्विवेदी के ऊपर ही रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल रंजना, तो प्रोफेसर संजय द्विवेदी एमसीयू के प्रभारी कुलपति बने हैं। रहिएगा रंजना, आगे भी आपसे बात करेंगे। और अगली खबर भी भोपाल से, जहां उच्च शिक्षा विभाग के ओएसडी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इलाज के लिए चिरायु अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है और सतपुड़ा की 3री और 5वीं मंजिल को इसके बाद सैनिटाइज किया जा रहा है और 4थी मंजिल पर संचालक का दफ्तर है। सभी कर्मचारियों और अधिकारियों ने मांग की है, सतपुड़ा भवन को कंटेनमेंट एरिया घोषित करने की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर भोपाल से है। उच्च शिक्षा विभाग के ओएसडी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, स्वाभाविक है जिस दफ्तर में बैठते थे वहां पर चिंताएं लोगों की जरूर बढ़ गई होंगी। अब क्या कदम एहतियातन उठाए जा रहे हैं? जी प्रशांत, बिल्कुल सतपुड़ा भवन में जो हायर एजुकेशन का दफ्तर है वहां पर ओएसडी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ऐसे में जो तमाम अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी डरे हुए हैं और अधिकारियों कर्मचारियों ने ये मांग की है कि अब सतपुड़ा भवन को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया जाए और जो फिलहाल कामकाज है उसको घर से करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि जिस तरह से सैनिटाइज कर रहे हैं उससे ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि लिफ्ट का लगातार इस्तेमाल अधिकारी कर रहे थे और लिफ्ट को सैनिटाइज आखिर कैसे किया जाए, और यही वजह है कि आप कंटेनमेंट एरिया घोषित करने की मांग कर रहे हैं। और प्रशांत, ये भी आपको बता दूं कि इस दफ्तर में स्वास्थ्य विभाग, जो सतपुड़ा भवन में स्वास्थ्य विभाग का दफ्तर भी संचालित है, जहां शुरुआत में ही स्वास्थ्य विभाग के सारे अधिकारी और कर्मचारी कोरोना की जद में आए थे और उसके बाद इस दफ्तर को बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर जब अधिकारी और कर्मचारी ठीक होकर वापस लौटे तो वो स्वास्थ्य विभाग का दफ्तर भी शुरू हुआ और यहाँ पर तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के दफ्तर। रंजना, केवल सैनिटाइज ही दफ्तर की इमारतों या जो फ्लोर को किया जा रहा है या फिर तैयारियां भी हैं कुछ लोगों के सैंपल लेने की? जी प्रशांत, सैंपल लेने की बात यहाँ पर नहीं आई है, लेकिन जो भी अधिकारी और कर्मचारी ओएसडी के साथ काम कर रहे थे उन सभी को क्वारंटाइन करने के निर्देश दे दिए गए। यानी अब उनके साथ काम करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन किया गया है। ठीक है रंजना, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और इस वक्त दिल्ली लिए चलते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी पत्रकारों से बात कर रहे हैं, सुनते हैं। Also the numbers are large and we are increasing the number of flights and our overall carrying capacity. One of the, and this Vande Bharat mission, touch wood, so far has gone very well. As I said, flights are coming back full. I want to compliment Air India and all the other stakeholders, our airports, our DGCA, everyone has worked, our missions in particular, Ministry of External Affairs. Because, you know, these are very difficult circumstances. Locating people, identifying who should travel under what criteria for under priority. These are not easy decisions to make, but it's been doing very well. First phase has given way seamlessly to the second phase and will be increasing as we go along. Another of our activities which was carried out, I think, with great satisfaction to me and to all the other stakeholders, is that after the suspension of flights on 25th March, one of the major initiatives of the ministry, Mission Lifeline Udan, which has now covered more than 5 lakh kilometers, 500,000 kilometers, and under Lifeline Udan we have carried a cargo load of around 900 tons to various parts of the country. Now, 1 ton is quite a bit, but 900 tons, and if you see what we've carried, essentially covering COVID-19 related reagents, enzymes, medical equipment, testing kits, PPEs,
masks, gloves, medicine, and other accessories and cargo requisition by state and the governments of the Union Territory. The Lifeline Udan flights have received excellent support from all the stakeholders, the state governments and the other stakeholders. Private scheduled operators have also operated cargo flights on a commercial basis. Similarly, on the request of various agencies, Air India has operated chartered flights to bring 1,444 tons of critical medical supplies from abroad, that is into India. Air India has also carried about 30 tons of critical medical cargo to foreign countries. Now, the point I want to stress under Lifeline Udan is it represents a very important segment of our activity post the lockdown being declared. Because the lockdown was effective, because it was taken early and in a timely manner. छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी न्याय योजना का आगाज, किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंचाएगी सरकार। 5,700 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से मिलेगी। योजना के आगाज पर सीएम बघेल का बयान, कहा अगले 4 साल में गरीबी मुक्त छत्तीसगढ़ का लक्ष्य, योजना से किसानों को होगा फायदा। राजीव गांधी न्याय योजना की कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने की तारीफ, कहा आज कर्ज की जरूरत नहीं, भारत माता को अपने बेटे बेटियों को पैसा देना चाहिए। योजना के आगाज पर राहुल ने कहा, कांग्रेस का हाथ गरीबों, किसानों, मजदूरों के साथ। कोरोना हो या फिर कोई और संकट, कांग्रेस गरीबों के साथ, किसानों गरीबों के साथ कांग्रेस। सोनिया गांधी ने राजीव किसान न्याय योजना की तारीफ की, कहा भारत के विकास की असली पूंजी किसान, किसान को मजबूत करना कांग्रेस का लक्ष्य। सीएम शिवराज सिंह चौहान की आज अहम बैठकें, शाम 4 बजे कोरोना की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से करेंगे चर्चा। शाम 5 बजे उद्योग संबंधी आर्थिक पैकेज को लेकर करेंगे बैठक। राज्य सरकार की ओर से नोटिस मिलने के बाद पूर्व मंत्रियों ने सरकारी बंगला खाली करना शुरू किया। हुकुम सिंह कराड़ा ने अपना सरकारी बंगला खाली किया। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि वो अब किराए के मकान में होंगे शिफ्ट। राज्य सरकार ने 2 दर्जन मंत्रियों को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस थमाया था। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिले पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया। मुलाकात पर पवैया का बयान, सामान्य राजनीतिक हालातों पर हुई चर्चा। जयभान सिंह पवैया ने कहा, उपचुनाव पर पार्टी हाईकमान के फैसले के साथ हूं, पार्टी मांगेगी सुझाव तो जरूर दूंगा। एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सियासी खींचतान शुरू हो गई है। ग्वालियर ग्रामीण विधायक भारत सिंह के बयान से छलका दर्द। और बड़ी खबर है सतना से, लॉकडाउन में आशियाने उजड़े तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सतना में नगर निगम की टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया। आशियाने टूटने से कोहराम मच गया। लोगों का गुस्सा इस कदर पहुंच गया कि उन्होंने नगर निगम की टीम पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। अतिक्रमणकारियों ने जेसीबी में तोड़फोड़ भी की है। झुग्गियों का अतिक्रमण हटाने गई थी नगर निगम की टीम, इसी दौरान ये पथराव हो गया। सतना से ये बड़ी खबर है, कई झुग्गियों में आग भी लग गई। सतना ओवरब्रिज के नीचे ये अवैध तरीके से झुग्गियां बनी हुई थी। इन्हीं झुग्गियों को हटाने के लिए निगम की टीम पहुंची थी। अमनवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आयुक्त सतना नगर निगम। अमर जी, क्या यही वक्त मुफीद था इन्हें हटाने का, या फिर पहले आदेश थे? निगम ने किस लिहाज से ये फैसला लिया? और अगर निगम हटाने गई थी वहां पर अतिक्रमण को, तो क्या पर्याप्त बल लेकर अपने साथ नहीं गया था? अमर जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? फिल्म दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे आयुक्त सतना नगर निगम से, लेकिन आपको फिर बता दें, दरअसल अवैध झुग्गियां ये इन्हें हटाने के लिए निगम की टीम गई हुई थी और
जब लोगों की झुग्गियां हटाई गईं तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और इसके बाद लोगों ने नगर निगम की टीम पर जमकर पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सतना में नगर निगम की टीम पर पथराव हो गया। लोगों की झुग्गियां हटाने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची हुई थी। दरअसल अवैध तरीके से यहां पर झुग्गियां डाली गई थीं। अतिक्रमण को हटाने के लिए निगम का दस्ता पहुंचा था और अतिक्रमणकारियों ने जेसीबी पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी, तोड़फोड़ शुरू कर दी। झुग्गियों का अतिक्रमण हटाने गई थी नगर निगम की टीम। कई झुग्गियों में बताया जा रहा है कि आग भी लगी। तस्वीरें भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। सतना ओवरब्रिज के नीचे ये झुग्गियां काफी लंबे समय से यहां पर मौजूद थी। उधर कोरोना काल के इस भीषण संकट में अगर देश के किसानों के लिए कोई सोच रहा है तो वो है छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार। जहां छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने किसानों के लिए राजीव गांधी न्याय योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के 19 लाख से ज्यादा किसानों के चेहरे आज अगर खिल उठे हैं तो उसका एकमात्र कारण छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार है, जो इस संकट काल में भी अपने किसानों की चिंता कर उन्हें सीधा लाभ पहुंचाने के लिए राजीव गांधी न्याय योजना का आगाज कर रही है। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर भूपेश सरकार ने न्याय योजना का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ देश में पहला ऐसा राज्य है जो किसानों को सीधे तौर पर बैंक खातों में राशि ट्रांसफर कर 5700 करोड़ रुपए की राहत प्रदान कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना, किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाना। अपने अकाउंट में पैसे पाकर किसान भूपेश सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। किसान न्याय योजना के तहत हमारे खाते में पैसा जो डला है वो बहुत अच्छा है और अभी लॉकडाउन के समय में सभी किसानों को पैसे की सख्त आवश्यकता है, तो ये बहुत अच्छा कार्य है जो अभी सभी किसानों को जरूरत के समय में पैसा मिल रहा है। सरकार है फिर उम्मीद जगह किसान मन के अब बहुत अच्छा घलो लगी कि किसान मन के समस्या देखी सरकार है। हमार किसान मन डाले भारी भारी बधाई है होला। अब सब किसान की समस्या हल हो जही, एक बार किसान मन सब आभारी हैं। गांव गरीब किसान की चिंता करने वाली भूपेश सरकार के मुखिया भूपेश बघेल पेशे से खुद एक मजे हुए किसान हैं। ऐसे में उन्हें किसानों की जमीनी हकीकत की पूरी जानकारी है। प्रदेश के मुखिया समझते हैं किसानों को कहां-कहां किस तरह से तकलीफ होती है और यही वजह है कि किसानों की तकलीफ दूर करने सीएम भूपेश बघेल ने इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से न केवल प्रदेश में फसल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम भी मिलेगा। इस योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 5700 करोड़ रुपए की राशि 4 किश्तों में सीधे उनके खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में यह किसानों के हित में चलाई जाने वाली सबसे बड़ी योजना है, जिसमें 19 लाख प्रत्यक्ष तौर पर किसानों को फायदा होगा। लगभग 5700 करोड़ की राशि जाएगी। धान, मक्का, गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को इससे लाभ होगा। और कोरोना संक्रमण काल की वजह से जो 14 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हुए हैं, उसमें से अधिकतम लोग को कृषि सेक्टर में रोजगार मिलेगा। हमारी सरकार का यह प्रयास है कि हमारे प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिकों को इस योजना का लाभ मिले। मैं प्रदेश के सभी किसान भाइयों को अपनी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। कहते हैं जाके पैर न फटे बेवाई, क्या जाने पीर पर आई। सूबे के मुखिया भूपेश बघेल जब खुद खेतों में उतरकर हल चलाते हैं तो वो जानते हैं कि किसानों को क्या परेशानी हो रही है और किसानों की परेशानी दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना का शुभारंभ किया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर, पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पुलिस और सीआरपीएफ पर ये हमला किया गया है। एक पुलिसकर्मी बताया जा रहा है कि इस हमले में शहीद हो गया है, जबकि एक घायल है। पुलिस और सीआरपीएफ पर यह हमला किया गया, आतंकी हमला है। जम्मू कश्मीर से यह बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा
में आतंकी हमला हुआ है और पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया गया है। इस आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि हाल फिलहाल ऐसी आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं जम्मू कश्मीर। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।